होती है, इसमें रेतिकाएँ बड़ी होती हैं। ठीक है, बहुत। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। समांतर होती है, इसके भी समांतर होती जिसमें से ये इसके बारे में आपको बता दूं कि ये मलेरिया का वाहक होता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक हुक ने 1666 ईस्वी में की थी। सेल का एक निश्चित आकार नहीं होता। कोशिका के सबसे ऊपर सेल वाल होता है, जिसमें अनेक छिद्र होते हैं। सेल वाल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। यह एनिमल्स में सेल वाल नहीं पाई जाती। ठंडी और वायु दूसरा पर्वतीय वर्षा। कैसे काम करती है? और सर ये सौर ऊर्जा पैनल द्वारा बैटरी को चार्ज करो और जहाँ मोटर को स्टार्टर द्वारा ही कुएं से पानी निकालती है, पाइपों द्वारा पौधों को सप्लाई होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि नौकरी की कमी होगी, कम से कम खर्चे में देती होगी। तो ये समांतर चक्र इसके आमने सामने के बीच, और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। इसके सभी ऐसे इसके बाद भी उस जल को हम उपयोग में ला सकते हैं। नदी है। हाँ जी, इसके बाद भी हम उसे नदी में बहा करके बता दो ऐसे। तब भी हमारे पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधनों का आने जाने में सहायक था, ताकि कोई घटना ना हो। जब के साधन हो गए रेड सिग्नल ऑन हो जाएगा। ये तो सारी चला जाएगी, ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाएगा, आ सकते। जब जहाँ से कोई साधन आएगा तो जहाँ पर रेड सिग्नल ऑन हो जाएगा। नहीं मैम, डाउन होगा जी, बहुत टाइम का है, 4 मिनट हो गए। बताओ इसके बारे में दोबारा इस वजह सेफ्टी वाटर पर है जी। जो बारिश का पानी होता है उसे छत पर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक टैंक में जमा कर लेते हैं। इससे जी हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, पशुओं को पिलाने के लिए, और जी पीने के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब जो साफ़ हो जाता है। उसके लिए क्लोरीन की गोलियाँ डालते हैं। और ये हमने जी गोबर गैस प्लांट भी बनाया है, जो पशुओं का अपशिष्ट होता है जी, उससे गैस तैयार करने के लिए, जो रसोई घर में उपयोग हो जाती है। और ये हमने पवन ऊर्जा चक्की लगाई है जी, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तभी चलती है जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। बताओगे इसके बारे में? यहाँ पर आवाज़ अच्छा बोलो बेटा।
प्राकृतिक संतुलन से प्रभावित होता है। का गठन नाइट्रोजन है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मानव नेत्र से हम सब हमारे पूरे रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। हम कई वस्तुओं की गंध से, उनके स्वाद से, उनकी ध्वनि से हम महसूस कर सकते हैं कई वस्तुओं को, लेकिन अगर हम आंखें बंद कर लें हम रंगों को नहीं देख सकते। नेत्र गोलक की आकृति गोल होती है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है और जो ये पुतली है ये प्रकाश को नियंत्रण करती है और प्रकाश पतली झिल्ली से होकर हमारी आँख में नेत्र में प्रवेश करता है। और जी लेंस जी और सूरज मंडल एक लेंस निकाल जी एक प्रकाश संग्रामी पर्दे रेटिना। आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापक साथी एवं प्यारे बच्चों, आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीतना में विज्ञान और गणित की प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष के अंदर भारत ने क्या खोया, क्या पाया, इसकी समीक्षा करने का वक्त आ चुका है। तो इस समीक्षा में हम देखें तो भारत ने बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है और पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का नाम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। मतलब आज़ादी के अंदर जो हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो देशभक्त थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया और क्या पाई हमने? आज़ादी पाई। और इस आज़ादी में हमने कौन सा अमृत पाया? अमृत पाया, हम आज़ादी सांस ले रहे हैं खुली हवा के अंदर और पूरा जो हमारा भारतवर्ष है पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्नति कर रहा है। बहुत देशों को इसने पछाड़ दिया है, लेकिन इस आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण है? भारत की शिक्षा नीति। भारत की शिक्षा नीति के अंदर विज्ञान और मैथ को प्रमुख स्थान दे करके, ताकि देश के अंदर वैज्ञानिक पैदा हो, गणितज्ञ पैदा हो, लोग वैज्ञानिक बने, बच्चे आगे बढ़े, बच्चों के अंदर ऐसी पनीरी पैदा हो जिससे कि देश की जो तकनीकी सोच है, जो कि टेक्नोलॉजी है, वो आगे बढ़े, जिससे कि हमारा देश बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना इस कतार में खड़ा हो सके और पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसी कड़ी में जो है आज की जो विज्ञान प्रदर्शनी है, मैथ प्रदर्शनी है, इसमें बच्चों ने भाग लिया, बच्चों ने रुचि दिखाई ताकि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हो सके। इसी सोच को लेकर के आज की जो विज्ञान और मैथ प्रदर्शनी है ये बनी हुई। तो सभी बच्चों ने बड़ी मेहनत की, खुद पिछले एक हफ्ते से लग करके जो मॉडल है उनको तैयार किया और यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मैं चाहूँगा सभी अपने लिए और विद्यालय स्टाफ के लिए एक बार क्लैपिंग कर दें। बहुत बढ़िया। तो इस अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय सरदार शिवेंद्र सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा कि आज की विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। आदरणीय सरदार शिवेंद्र सिंह। बहुत ही प्यारे अध्यापक साथियों और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में पिछले एक हफ्ते से आज़ादी का परम महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सारे बच्चे बड़ी लगन से मेहनत कर रहे हैं और साथ में हमारे साथी अध्यापक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनमें विशेषकर श्री राजेश कुमार जी जो साइंस के प्रवक्ता हैं और श्री सोनू जी जो मैथ के हैं, उनकी कार्य कुशलता के अधीन और बच्चों की मेहनत के चलते बहुत ही बढ़िया विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि हमारे बच्चों में वैज्ञानिक और गणित की सोच पैदा हो,
ताकि आने वाले समय में ये अपने लिए, अपने समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए इस सोच पर आधारित कुछ अच्छे काम कर सके। तो मैं सभी बच्चों का जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरे साथी अध्यापकों का जो इस प्रदर्शनी से संबंधित हैं और बाकी सारे स्टाफ सदस्यों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को भी इस प्रदर्शनी के लिए जिन्होंने मेहनत की है बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। प्राचार्य श्री सुरेंद्र सिंह जी और विद्यालय स्टाफ का स्वागत करता हूँ और विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी से जो है सारे मॉडल तैयार किए और बहुत ही अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया। अगर इसी तरह का उत्साह विद्यार्थियों में रहा तो लॉकडाउन में स्थिरता आने के बाद यदि तीसरी लहर नहीं आती तो हम क्लस्टर लेवल की विज्ञान प्रदर्शनी हमारे विद्यालय के खेल मैदान में लगाएंगे। यहाँ जैसे बच्चों में जो है विज्ञान के प्रति रुचि देखने को मिल रही है, उससे हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है। हम जो है ये ज़रूर क्लस्टर लेवल की प्रदर्शनी जल्दी जो है खेल मैदान में लगाएंगे। जय हिंद। गन और गन्ना में क्या अंतर होता है? गन ऐसी होती है और जी इसकी जैसी नहीं होती, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तू भी उठा। ड्रिप सिस्टम लगाया पानी के किस तरह उन्होंने इसे नहीं पानी जाया जो सौर ऊर्जा लाई है असी अगे पानी कसना पाइप सप्लाई की हुई है किस तरह पाइप पाई हुई है। अच्छा ये अगे पौधे जानी है कल्ले ये आम ग्राउंड नहीं जानी है कल्ले पौधे जा रही हैं कि सारे ग्राउंड जा रही हैं। अच्छा इन की सिस्टम कहने से ड्रिपिंग सिस्टम है। अच्छा ये फायदा की है ड्रिप सिस्टम का बेटे खर्चा घट होंगे पानी बचे रहता काहदा खर्चा घट होंगे पानी की भी खपत घट होंगी। अच्छा पानी की बचत होंगी हैगी तो सौर ऊर्जा राही बिजली की बचत होंगी। ठीक है इस नाल फसल उत्पादन ज़्यादा होंगे तो जी जमीन की ताकत है। ओके बचत हो जाती है तो बिजली फिर 24 घंटे दिंदा तुहानूं। हाँ जी 24 घंटे जितना फिर बदल वगैरह हम उधर भी बिजली बनती कि नहीं बनती? बैटरी की स्टोरेज होंगी उन्होंने बड़ा कम चलता। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। सेफ्टी वाटर पर अच्छा जो हमारी बारिश में कैसे करते काम कैसे करते मैम अब तो नहीं करता जिस तरह लगाए थे आपने जो बनाया है ये काम कैसे करेगा? बारिश नहीं होती थी उसका पानी छत पर इकट्ठा होता है उसके बाद एक टंक में आता है उसके बाद टंक में पानी आता है जिससे पौधों की सिंचाई होती है पशुओं को पिलाने के कार्य में आता है जी। कपड़े धोने का हम खुद भी पीते हैं पर उसको साफ करने के बाद साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियाँ डालते हैं जी। और जी जो पशुओं का अपशिष्ट होता है ये गोबर गैस प्लांट है जी। इसमें गोबर जमा करने के बाद गैस तैयार करते हैं जी और रसोई में काम करते हैं। और ये पवन चक्की लगाई है जी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तभी चलती है जब 15 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। क्या काम करते हैं एक्सेल में? इससे सारा उत्पादन होता है ना जो भी बनता है सेल लोग। हम कई चीज़ों की गंध से सवार से उत्पन्न ध्वनि से पता लगा सकते हैं लेकिन अगर हम आगे बंद कर लें तो पता हम नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार के ये वर्ग है उसकी चार उसके तीनों कोणों का उपयोग तीनों कोण 7.5 होते हैं आयता है
हमारा शरीर अपनी ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है। हम अपनी शारीरिक गतिविधियों के लिए तमाम तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन जो इन सभी तत्वों को पूरा करे उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। बताएंगे कि फैक्ट्री से निकलने वाले विशिष्ट जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। पहले तो हम उस जल को एक गड्ढे में एकत्रित करेंगे, उसके बाद हम उसे वायरन में डालेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि इसमें कोई जहरीले एवं नुकसानदायक तत्व नहीं है। जिसके बाद हम उसे वो ऐसे चलाएंगे जब तक एक मिनट बन जाए तो ऐसे चलता है। पता लग गया आगे ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਓਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਂਗ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ ਜਾਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ योगदान देंगे। अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताना चाहती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। उनके 1931 में रामेश्वर तमिल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जालुद्दीन था, वह एक नावक थे। उनकी माता का नाम असीमा था, वह एक गृहिणी थी। वह 5 बहन भाई। पर मैं आज आपको डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सुब्रमण्य चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर
1910 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम सुब्रमण्य अमर था। उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी। जीवन परिचय बारे में बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन इंजीनियर 22 दिसंबर 1887 से 26 अप्रैल 1920 तक एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्रों में अद्भुत आविष्कार किए, वर्ण भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपरिमित परिमाण निकालने जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनके कुछ खोजों को गणित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे हैं काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। धन्यवाद। महोत्सव पर होमी भाभा के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। होमी भाभा was born on 13 October 1999 in Mumbai, son of barrister. He grew in a private environment in Mumbai. He attended the Cathedral and Johann Connon School and then Elphinstone College, followed by Royal Society. After passing his senior Cambridge examination at the age of 16, he attended the Gonville and Cowes College in Cambridge with the intention to pursue mechanical engineering. His mathematics tutor was Paul Dirac. He earned his engineering degree in 1930 and PhD in 1934. In 1937, together with W. Hilter, a German physicist, Baba solved riddle about cosmic rays. Cosmic rays are fast-moving, extremely small particles. पर मैं आपके सामने श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी लेकर पेश हूँ। श्रीनिवास रामानुजन का प्रारंभिक जीवन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव मद्रास में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था और वह एक साड़ी की दुकान पर मुनीम थे। उनकी माता का नाम कोमल तामल था और वह एक स्थानीय मंदिर की। इसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राइमरी परीक्षा में जिले में सीबी रमन जीवन परिचय लिख के पेश हूँ। सीबी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर आयर था। उनकी माता का नाम पार्वती अमल था। उनकी पत्नी का नाम लोक सुंदरी था। सीबी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को की। 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सीबी रमन की मृत्यु 21 नवंबर 1900। और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं विज्ञान सम्मेलन के इस अवसर पर भारतीय वैज्ञानिकों में से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, भारत में बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, जिसमें डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस भी शामिल हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस जो कि ब्रह्म समाज के नेता थे। इनका परिवार रारीखल गांव के विक्रमपुर से आया था, जो कि आजकल बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में शामिल है। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता का मानना था कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान। बच्चों ने बोल दिया क्या? तो बहुत बढ़िया बोला।
अच्छा, जिन्होंने बोला एक बार खड़े हो जाओ। जो कौन से साइंटिस्ट के बारे में आपने बोला है? आप बताओ किसके बारे में बोला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अच्छा, आपने? श्रीनिवास रामानुज। ओके, आपने? रजनी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तुमने? कुछ थी? होमी भाभा। भाभा। ओके, बैठ जाओ। तो आज के इस जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज सुबह से ही बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस उत्सव को लेकर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने अपने साइंस जो मॉडल है, विज्ञान के जो मॉडल है, उनको प्रस्तुत किया। काबिले तारीफ है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली है। और उसके पश्चात ये जो उन महान वैज्ञानिकों के जीवन परिचय के बारे में सभी बच्चों ने बोला है, ये बहुत ही अनूठा प्रयास है। क्योंकि जैसे ही हम उन महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपने जीवन में किस प्रकार की जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार से चीजों को देखा और किस प्रकार से इस जिंदगी के आसपास घटित होती चीजों को देखा, और उन सब चीजों को देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उस जिज्ञासा स्वरूप उन्होंने विज्ञान के अभूतपूर्व खोजें की है। तो उन महान वैज्ञानिकों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो हम सभी को उनके जीवन से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें भी उन जैसे दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। और हो सकता है कि हम भी आने वाले समय में कुछ महान खोज कर पाएं, कुछ चीज़ों को नए तरीके से इस समाज में पेश कर पाएं। और इस पूरे प्रयास के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता का पूरा स्टाफ और विशेषकर हमारे विज्ञान के प्राचार्य आदरणीय श्री राज सिहाग जी और हमारे मैथ प्रवक्ता श्री सोनू बजाज जी, जिनके के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यूं ही विज्ञान के प्रति रुचि बनाए रखें और विज्ञान के नए नए प्रयोगों को करते रहें, और जितना भी बन सके अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। धन्यवाद।